प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक नाम है, उन्होंने नगेंद्र को दिया है। दूसरा फिर गलत दिया है उन्होंने, क्या नाम था उसका, नाम नहीं याद आ रहा है। फिर मैं नाम ना लूँ, जिन सर का नोट्स पढ़ रहा था उन्होंने भी उसमें गलत लिखवाया है कि यथार्थ और छायावाद लेख निराला का है, 1937 में आया है। हम लोग, अच्छा ये मुझे रामचंद्र तिवारी किताब में मिला है कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक नाम है। मैं अपने बल पे नहीं कह रहा हूँ। और विवेक शंकर की किताब में लगातार दोनों प्रश्न गलत दिए गए हैं। सर ये जो आप बता रहे हैं अकीदलता वाला और जो सूफी प्रेम आख्यानक काम, तो उसमें दृष्टि में दिया है कि वो जो है मित्र, मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों की तरह गहराई में उतर के जाने वाले चंद लोग भी नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेंगे जो एक प्रश्न के पीछे इतना भागें। वरना वही है कि नेट से, वो देखिए त्रिपाठी जी ने उनको भेजा था तो वो नेट से उठा के भेज दिए। नेट कौन ऑथेंटिक चीज़ है? खास करके जो हायर को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं। बाकी तो मैं सबसे अपेक्षा करूंगा कि सब ये चीज़ें परंपरा अपनाएं कि जैसे मान लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को उद्भव विकास में ये प्रश्न मिला, उद्भव विकास 100-150 रुपये होगी, आप उसे खरीद लाइए, मुझे कुछ नहीं करना था। मैंने उद्भव विकास उठाया, कीर्तिलता के बारे में जहाँ दिए थे वही पढ़ना शुरू किया। मुश्किल से 10 लाइन पढ़ा था, वो तुरंत वो लाइन हूबहू मिल गई। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है, यहाँ जो जुड़े हैं ऑनलाइन और जो ऑफलाइन, कि किसी भी प्रश्न पे जब आपको विवाद हो तो वो प्रश्न आपका मूल्यवान धन है और उस पे आप जूझने का प्रयास करें। चूँकि हम लोग 10 साल से जब से पढ़ रहे हैं, एक प्रश्न करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि फिर आपका जैसे होता नहीं, आप बहुमत में हो जाते हो और परीक्षक अल्पमत में हो जाता है। कहीं ना कहीं से वो प्रश्न घूम फिर के हम लोगों के रेंज में आ ही जाते हैं और हम लोग अपनी सरकार बना लेते हैं, विश्वास मत जीत जाते हैं। ठीक, बाकी कोई सवाल किसी का? टेस्ट में भी अगर ऐसी कुछ चीज़ें रहें तो पहले खोजने का प्रयास करिए, समझ रहे हैं? उससे यही फ़ायदा होता है कि अगर सपोज करिए मान लीजिए नहीं मिला और थोड़ी देर उस पर जूझे अनिल, तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी अगर वो कहीं टकरा जाएगा आपको तो आप उसे पकड़ लेंगे। और यूं ही ऐसे उड़ा दिए कि कुछ फंसा नहीं, तुरंत ग्रुप पे भेजे, किसी ने उत्तर भेज दिया, तो वो जितना जल्दी आपको मिला था उतने जल्दी आपके लिए चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम लोग थोड़ी सी पढ़ने की अपनी स्टाइल और परंपरा को और लोगों से अलग करें, बस। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बाकी हम लोग चलते हैं अपना जहाँ लिखना पढ़ना था। मैंने देखा कि बताइए विवेक शंकर की किताब में सीधे गलत दिया है, सर के नोट्स में सीधे गलत दिया है, और बच्चे सवाल भी नहीं उठाएंगे कि सर आप गलत लिखवा रहे हो। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ, हो सकता है बच्चे ने गलत लिखा हो, सर की गलती ना हो। सीधे हल्दी घाटी उससे ज़्यादा ज़रूरी, उसके आगे लिखो चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है, BA सेकंड ईयर में पूछी गई थी। मुझे लगा कि ये गलत है, भूमिका पढ़ने लगा तो हल्दी घाटी उनकी कहानी निकली, चतुर्सेन शास्त्री की। BA सेकंड ईयर का पेपर सॉल्व करवा रहा था तो उसमें आया था कि असुमेलित, तो पहला ही था हल्दी घाटी चतुर्सेन शास्त्री, तो मुझे लगा ये श्याम नारायण पांडे का है। तो मैंने कहा गलत है, लेकिन एक लड़की लेके आई भूमिका, कहे कि सर, अरे भैया बंद करिए अपना ये। तो आराम से माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ आ रही किसी की।
है इसे लगा के रख दीजिए वहीं बस। है इधर मत लगाइएगा। वहीं से रख दीजिए, कान सुनाई देगा। अच्छा, सुनाई देगा। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे यार, बात ही कट गई। हल्दी घाटी की। तो एक लड़की लेके चली आई वो किताब की पूरी भूमिका, वो सबसे अच्छी पढ़ने में लड़की है। 100 में उसने 87 क्वेश्चन सही कर लिया था ऑब्जेक्टिव में। तो कही सर ये हल्दी घाटी इनका मिल रहा। हमने कहा लाओ पहले इसे मैं अपने नोट्स में लिखूँ, मुझे भी नहीं मालूम था कि हल्दी घाटी इनकी कहानी है। तो वही चीज़ थी कि उसके आगे आप हल्दी घाटी कहानी चतुर्सेन शास्त्री लिख लीजिए। अच्छा चलिए, हम लोग कहाँ पहुँचे थे? गुरुभक्त सिंह भक्त पे ये हो गए थे हैं? नहीं, और कुछ नहीं है, बस केवल 2 ही था उनका, नूरजहां और विक्रमादित्य। यही दोनों प्रबंध काव्य हैं, यही दोनों महत्वपूर्ण है। और कभी मुझे याद आ रहा है कि नूरजहां कहीं पूछा गया है। तुमुल का पहले नाम त्रेता के 2 वीर था क्या? किसका? तुमुल। पता नहीं यार, मुझे मिला नहीं कहीं, या मिला होगा तो लिखा नहीं है। त्रेता के 2 वीर नाम से हमने हाँ, पहले नाम त्रेता के 2 वीर था, बाद में तुमुल। हमने दोनों लिख रखा है, ठीक। और ये जो जौहर है 21 साल। अब जो भी हमारे पास है लिखिए, अपने लिए स्थान छोड़े रहिए। नहीं, हमारे पास पर्याप्त जगह है तो ऐड करते रहिए। इस बार लिख लूँ तो हम अपने पुराने वर्जन को अपडेट करके इतना नया संस्करण लाऊंगा। अब वही है कि मैं भी अगर शायद विद्यार्थी जीवन में होता अनिल ना। नहीं सर, हम इसलिए बता देते हैं कि जैसे हमको मिलता है तो सब लोग जान ले। नहीं, बढ़िया रहे या ना रहे वाली बात है। बढ़िया है, जानकारी इसलिए नहीं कि बढ़िया है। उसमें बस यही है कि कुछ चीज़ें इसीलिए छूट रही हैं, जो थोड़ी बहुत छूट रही हैं तो केवल इसलिए छूट रही, मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है। हम समझ रहे हैं। चलिए, उदय शंकर भट्ट अगले उदय शंकर भट्ट हैं। इसमें जो बीच में रहता है वो आवाज देता है ना। वही पैनल लगा दीजिए। देखते हैं, चलिए। सर ये गुरुभक्त सिंह में नूरजहां विक्रमादित्य का डेट हमको मिला है। नूरजहां 1935 में, विक्रमादित्य 44 में। लिख लीजिए इसकी डेट, नूरजहां 1935 और 44। 3 ना। नूरजहां 1935 और विक्रमादित्य 44। चलिए, ये विक्रमादित्य विशाख दत्त के देवीचंद गुप्त वाले नाटक के आधार पर है। देखिए, गुरुभक्त सिंह, सही बात यह है कि गुरुभक्त सिंह स्वयं अपने आप में इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। देखिए, हम पहले भी कह रहे हैं ना कि उन लोगों पे आप ज़्यादा अपना फोकस करने के, जैसे मैं प्रगतिवाद लिख रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस है कि जो प्रगतिवाद की बृहत्तरई है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, इन पे जितना मैटर हो सब इकट्ठा कर लें। उसके बाद जो छोटे छोटे लोग आते हैं उन पे उतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ पढ़ते समय आप खुद तय करिए, इसीलिए हम कहते हैं कि पेपर सॉल्व करिए। सर मुझे मिला सोहनलाल द्विवेदी बाल मनोविज्ञान के कुशल का भी है, लेकिन ये सेंटेंस किसका है? उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सोहनलाल द्विवेदी और गोपाल शरण सिंह नेपाली और सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा में लेखन करने वाले लेखक हैं। बस आप स्वयं तय करिए कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने योग्य है। चलिए, उदय शंकर भट्ट को लिखते हैं।
1898 से 1966। इटावा। वैसे भट्ट जी मूलतः तो गीत नाट्यकार हैं, मूलतः अगर देखा जाए तो, लेकिन इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, इन्होंने काव्य भी लिखे हैं, इन्होंने एकांकी भी लिखी है। यहाँ केवल हम काव्य लेते हैं, शेष चीज़ें अलग रहेंगी। रचनाओं में पहली रचना है तक्षशिला। राका। रवि आज मिटाए नहीं यार। तक्षशिला, राका, मानसी, आगे लिखिए रामनरेश त्रिपाठी भी है, विसर्जन, यथार्थ और कल्पना, एकला चलो रे। वैसे ये नारा रविंद्रनाथ टैगोर का था, ये नारा था लेकिन उनका। युगदीप, विजय पथ, अमृत और विष आखिरी। उसके आगे लिखना है अमृतलाल नागर का उपन्यास भी है। दो रचनाएं इसमें मिलती जुलती हैं, मानसी और अमृत और विष। उसके बाद इनमें कोई लाइन और कोई पॉइंट नहीं लिखे हैं। हमने बताया फिर कि इनका नंबर 1 योगदान गीत नाट्य में है, उसके बाद फिर उपन्यासों में है, सागर लहरें और मनुष्य, जो इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो शेष चीज़ें इनकी वहीं लिखी जाएंगी। 4 लोग और हैं, 4 लोगों में 5 रचनाएं हैं। आप भूल गए मिलन पथिक मानसी स्वप्न, कविता नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए आगे हैं गोकुल चंद शर्मा। इनकी केवल आगे जो 4 लोग हैं, बस एक लोगों को 2 रचना, बाकी 3 लोगों की 1 रचना है। गोकुल चंद शर्मा, गांधी गौरव। गांधी गौरव। नेक्स्ट हैं जगदम्बा प्रसाद हितैषी। कल्लोलिनी नवोदिता। कल्लोलिनी नवोदिता। अगले हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जीवन संगीत। और आखिरी में है महेश चंद्र प्रसाद, इनका है कांग्रेस शतक। बस यहीं समाप्त हो जाएगा। जीवन संगीत है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जीवन संगीत। महेश चंद्र प्रसाद का कांग्रेस शतक। देखिए ये लोग बस
धारा की पूंछ के किनारे अटके हुए लोग हैं। इसमें अगर हो सकता है कहीं कुछ बने भी, तो चूंकि गांधी गौरव गांधी जी के जीवन पे लिखा गया है, तो हो सकता है कि यही गोकुल चंद शर्मा का गांधी गौरव पूछा जाए, और वहाँ हम भवानी प्रसाद मिश्र को जब लिखाएंगे गांधी पंचसती, गांधी गाथा, गांधी गौरव, वहाँ सारी रचनाएं हम लोग जो एक तरह से कविताएं गांधी जी पर हैं, एक तरह से खंड काव्य, मतलब ये भी और वो भी, और उसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भवानी प्रसाद मिश्र की है, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र गांधी वांग्मय के संपादक हैं। उन्होंने पूरा गांधी वांग्मय संपादित किया है भवानी प्रसाद ने, उनका वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से हम लोगों का छायावाद जो है जितना था वो सांस्कृतिक काव्यधारा वो समाप्त हुई। अब हम लिखेंगे छायावादोत्तर काव्य, हेडिंग रहेगी छायावादोत्तर काव्य। और उसके अंतर्गत हेडिंग डालेंगे प्रणय मूलक काव्यधारा, जिसे आप हालाबाद कहते हैं या प्रणय मूलक काव्यधारा। अब यहाँ से प्रश्न ये उठना लाजमी है कि इसके जनक कौन हैं, किसने किसे माना है, और सबसे पहले वो किस कवि की कविताओं में उसका रूप बना है। तो एक 7 पॉइंट हैं करीब, इस पे अलग अलग विद्वानों के सारे लिखिए। छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने रामेश्वर शुक्ल अंचल से, कामा लगाइए, डॉक्टर नगेंद्र ने गिरजा कुमार माथुर से, और डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने रामेश्वर शुक्ल अंचल से, डॉक्टर नगेंद्र ने गिरजा कुमार माथुर से, और डॉक्टर नामवर सिंह ने मुक्तिबोध से माना है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि किसने छायावादोत्तर काव्य को किससे आरंभ माना है, 3 लोगों का। अब आते हैं इसके अंदर कि इसमें है क्या, इसका नाम क्या दिया गया, क्यों दिया गया। दोनों आपको 2 पॉइंट में दोनों मिल जाएगा। पहला पॉइंट लिखिए, विजय देव नारायण शाही ने इसे जवानी का काव्य कहा। जवानी का काव्य नाम दिया, कहा नहीं। तो जवानी का काव्य को अंडरलाइन कर लीजिएगा। विजय देव नारायण शाही ने इसे जवानी का काव्य नाम दिया, और इसकी प्रवृत्तियों पर सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विचार व्यक्त किया।
अब ये तो हो गया किसने किसे माना। अब इस बात पे दो विद्वानों में मतभेद है कि उत्तर छायावादी कविताएं सबसे पहले नबीन में बनी कि भगवती चरण वर्मा में। दोनों विद्वानों के अनुसार हम लिख लेते हैं। ठीक, पहला कथन डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए। उत्तर छायावादी कविताओं का रूप उत्तर छायावादी कविताओं का रूप सबसे पहले भगवती चरण वर्मा की कविताओं में भगवती चरण वर्मा की कविताओं में स्पष्ट रूप से बनता है। डैश करके डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। लेकिन इसके उल्टे मामला ये बनता है कि डॉक्टर नगेंद्र बिल्कुल अलग मानते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र वाला कथन लिख लेते हैं। अगला, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस प्रणयमूलक काव्य धारा का अग्रदूत डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस प्रणय मूलक काव्यधारा का अग्रदूत बालकृष्ण शर्मा नबीन को कहा जाता है। इस प्रणय मूलक काव्यधारा का अग्रदूत बालकृष्ण शर्मा नबीन को कहा जाता है। अच्छा, दोनों की पंक्तियां हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, या इनकी जो है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर दोनों मिल जाएं तो चतुर्वेदी जी को सही मानना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मेरा अपना मत है। ठीक, क्योंकि भाई दोनों अच्छे विद्वान हैं, लेकिन चूंकि अगर हम वो देखें तो चतुर्वेदी जी सिंगल व्यक्ति हैं और वो एक तरह से सामूहिक लिखी किताब है। चतुर्वेदी जी 86 में लिखते हैं। चतुर्वेदी जी को उस पर व्यास सम्मान भी मिलता है, और वो 73 में लिखते हैं और कई 15-20 लोग मिल के लिखते हैं। ठीक, और ठीक यही चीज़ आंसू पे हम लोग लागू करें कि आंसू मुक्तकों का संग्रह है। चतुर्वेदी जी वाला कथन ही सही हुआ था, ना कि डॉक्टर नगेंद्र का, जहां उन्होंने उसे खंड काव्य माना था। तो आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि हम किसको माने, या ये आपको ध्यान देना है कि सीधे अग्रदूत शब्द रख दे कि प्रणय मूलक काव्य धारा का अग्रदूत कौन है। तो जब हम अग्रदूत पा जाएंगे तो तुरंत बालकृष्ण शर्मा नबीन को मार देंगे। और अगर उनका कथन मिल जाए कि उत्तर छायावादी कविताओं का रूप सबसे पहले किसमें बना, तो भगवती चरण वर्मा। अब इसकी विशेषताओं पे आते हैं कि इसमें आखिर है क्या। लिखिए, उत्तर छायावादी काव्य उत्तर छायावादी काव्य अभिव्यक्ति की मुखरता का काव्य है। आर्य चतुर्वेदी के अनुसार है, इसे अंडरलाइन कर, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा करके आर्य चतुर्वेदी लिख दीजिए। उत्तर छायावादी काव्य अभिव्यक्ति की मुखरता का काव्य है।
अभिव्यक्ति की मुखरता का मतलब समझ रहे हैं? चलिए एक दो पॉइंट और लिख लीजिए तो बात करते हैं इस पे। अगला पॉइंट लिखिए, अभिव्यक्ति मूलक सादगी ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अभिव्यक्ति मूलक सादगी ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अंतिम पॉइंट लिखिए, इस काव्य को विरोध का काव्य भी कहा जाता है। इस काव्य को विरोध का काव्य भी कहा जाता है, डैश करके विश्वनाथ त्रिपाठी, क्योंकि ये एनसीईआरटी कथन है और एनसीईआरटी के संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। अभिव्यक्ति की मुखरता, अभिव्यक्ति की सादगी का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग कहते हैं मौन और वाचाल, तो ये लोग जो कुछ मन में आता था उसे बहुत सहज सरल अभिव्यक्ति में कहते थे। महादेवी की एक पंक्ति और बच्चन की एक पंक्ति की हमने तुलना की थी, उसी को यहाँ फिर लागू करिए कि महादेवी कहती हैं, तोड़ दो इस क्षितिज को, देख लूँ उस ओर क्या है। और इनका दृष्टिकोण देखिए कि इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। तो ये मधुशाला जो इतनी मशहूर हुई, या इनकी जो भी कृतियाँ इतनी मशहूर हुई, उसकी एक ही सबसे खास बात थी कि उसमें अभिव्यक्ति मूलक सादगी थी। कहने में कोई लाग लपेट नहीं, कोई अलंकारों और उपमानों प्रतीकों के लंबे लंबे इकट्ठा नहीं किए गए थे। उसमें बात ही ऐसी सहज सरल कही गई थी कि हर व्यक्ति उसको बहुत आसानी से जुड़ जाता था। और मुखरता का मतलब होता है कि जितना उनके मन में आया, उन्हीं की लाइन है, वृद्ध जग को क्यों अखरती है मेरी क्षणिक जवानी। लिखवाएंगे हम आपको कि वो कह रहे हैं मेरी क्षणिक जवानी इस बूढ़े जग को क्यों अखरती, क्यों बार बार मेरे ऊपर हमले किए जाते हैं। और आगे बढ़ोगे तो धर्मवीर भारती लिखते हैं, इन फिरोजी होठों पे बर्बाद मेरी जिंदगी। तो ये अभिव्यक्ति की मुखरता ये है कि जो चीज़ कहने में इनके पहले के कवि संकोच करते थे, वो चीज़ें भी ये लोग अब साहस के साथ कहने लगे। यही बात अगर वृद्ध जग को क्यों अखरती है मेरी जवानी निराला और छायावादी लिख देते तो शायद उनका कत्लेआम करवा देते ये लोग जो वृद्धालोचक थे। तो कहने का मतलब ये था कि उनके ऊपर इतने और हमले होते कि उनका जीना और मुश्किल कर देते। तो ये थी अभिव्यक्ति की मुखरता कि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि आप लोग वृद्ध हो गए हो और आपको हमारी क्षणिक जवानी जो मैं लिख रहा हूँ क्यों अखर रही है। तो ये दो चीज़ इसकी विशेषता में पकड़ के रखना है आपको, अभिव्यक्ति की मुखरता और अभिव्यक्ति की सादगी ही छायावादोत्तर मुख्यतः मतलब ये प्रणय मूलक काव्य धारा की मूल चीज़ है। इसकी विशेषता ये दो हैं, ये विरोध का काव्य है, ये जवानी का काव्य है, इसके अग्रदूत नवीन है, सबसे पहले रूप बना भगवती चरण वर्मा कविताओं में। बस इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं, इसके प्रवर्तक जान ही रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, लिखते हैं हरिवंश राय। ज़्यादा नहीं, इनकी 28 रचनाएं लिखा हूँ मैं, और 28 हैं ही, ऐसा नहीं है। हरिवंश राय बच्चन, हाँ हो सकता है अभी तक आप लोग ना उतना लिखे हों, आज बढ़ जाएंगी कुछ।
1903 से 2007। दो हजार 1907 से 2003। ठीक, इसलिए बता रहा हूं कि नेट में या कहीं जो है सीरियल मिलाने के लिए रखा उसने, और नहीं, उसके बाद दिनकर 8 में है, ये 7 में है। उसने ऐसा रखा था कि एक एक साल के अंतर वालों को रख दिया था। तो जब आपको कंफर्म नहीं होगा, जैसे किसी में 4-6 साल का अंतर हो तो मामला अनुमान सही हो जाता है, लेकिन फिर वहाँ दिनकर और हरिवंश राय बच्चन में बहुत कन्फ्यूजन, अगर आपको थोड़ा सा भी ना हो कि दिनकर 1908 में है तो आप मतलब सीरियल मिलाने में गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि डेट आप याद रखिए तो आपके हाथ में एक मतलब अलग अस्त्र होता है। भले हमको नेट नहीं देना है, ठीक है, लेकिन तब भी हमको जानने के लिए एक हमारे पास, और हम अपने को मजबूत स्थिति में रखते हैं। लिखिए, वैसे तो इनका मूल स्थान जो है पट्टी प्रतापगढ़ था, लेकिन शायद पैदा इलाहाबाद में हुए थे, और आगे का मामला जहाँ भी है आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो हम लोग पट्टी प्रतापगढ़ लिख दें मूल स्थान इनका। गांव का नाम नहीं याद आ रहा है, पेपर में काफ़ी था, उन्होंने कुछ अपने गांव के लिए कहा भी था, शायद कौन बनेगा करोड़पति में, तो उस समय पेपर में आया था कि अपने गांव में वो कुछ करना चाहते हैं। चलिए रचनाएं शुरू करते हैं। तो जान ही रहे हैं, पहले रचना, डेट, और फिर कुछ जो छोटी बहुत विशेषताएं हैं। पहली रचना इनकी जो है तेरा हार। डेट है 1932। आगे हमको ये लिखना है, यह बच्चन जी की प्रथम कृति है। अगली है मधुशाला, सभी लोग जानते हैं, 1935, और कमाल की बात है कि 135 पदों की ये कृति भी है। अगली है मधुशाला 1935, उसके आगे लिखिए 135 पदों की अमर कृति है। मधुशाला के बाद मधुबाला है 1936, मधु कलश 1937। वैसे मधुबाला में हम चाहे बाद में लिखें चाहे यहाँ लिखें कि खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है, और इनके कवि जीवन की शुरुआत भी खय्याम की रुबाइयों से ही होता है, लेकिन इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं। और वहाँ ये भी लिखवाएंगे कि खय्याम की रुबाइयों का हिंदी में 4 लोगों ने अनुवाद किया है। तो हो सकता है कि कभी सवाल पूछ ले कि खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद नहीं किया है। चर्चित लोगों में पंत, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके अलावा भी 2 लोग और हैं, लेकिन वहाँ हम लोग लिखेंगे। मधुकलश के आगे लिखिए, इसमें मधुकलश मानव देह का प्रतीक है। निशा निमंत्रण 1937। इसके आगे लिखना है
प्रेम के अवसाद व घनत्व के कारण प्रेम के अवसाद, निशा निमंत्रण के आगे लिखना है, प्रेम के अवसाद व घनत्व के कारण सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। 2 मिनट आपका लेके चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जब पहली बार विवाह हुआ था तो वो वैवाहिक जीवन 2-3 साल से ज़्यादा चल नहीं पाया था और उनकी पत्नी कौन सी रोग हुई थी ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका देहांत हो गया था। पत्नी के देहांत और तेजी बच्चन से विवाह के बीच एक कृति लिखी गई है। मिलन यामिनी जब तेजी बच्चन आएंगी तब मिलन होगा ना, जब उनका पहले तो दूसरा विवाह हो। तो इसीलिए इसमें क्या लिखा रहे हैं हमको, प्रेम के अवसाद एवं घनत्व के कारण ये इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें जितना इनका उन्होंने दुख था, जितना ज़्यादा उसके दुख की अनुभूति की अभिव्यक्ति थी, उस कारण निशा निमंत्रण उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके बाद फिर तेजी बच्चन का इनके जीवन में आगमन होता है, फिर विवाह होता है। हम पहले भी कह चुके थे, आप अगर ध्यान दें तो जयशंकर प्रसाद के भी 3 विवाह हुए थे और 3 विवाह का मतलब उन्होंने जिंदगी को 3 बार जोड़ा, 3 बार टूट गई। हमारे यहाँ विवाह कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं होती। विवाह का मतलब पूरे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक व्यापक ढांचा होता है विवाह। वो आदमी सपने संजोता है और टूट जाता है। ऐसे ही उन्होंने आंसू नहीं लिखा रहा होगा, वही चीज़ कुछ इनके साथ भी थी। बच्चन के जब आप कहीं भी किसी भी किताब में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश ये सब जब आ रही थी तब ये वैवाहिक जीवन में थे, लेकिन उन पत्नी की मृत्यु और तेजी बच्चन से विवाह के बीच जो सबसे इनका कठिन समय था घनत्व का, उस समय की निशा निमंत्रण है। इसीलिए ये इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। आगे लिखिए, एकांत संगीत 1939। अगली आकुल अंतर 1943। अगली सतरंगिनी 1945। हलाहल सुधीर, हलाहल मतलब है विष, ठीक, याद रखिए। अमृत का मतलब ये विलोम में भी मिलेगा आपको। हम कह तो रहे हैं कि खास ही चीजें कोई भी विद्वान पूछेगा तो यार जो खास चीजें हैं वही तो पूछेगा। कैसे तदजन? देखिए, हलाहल का मतलब विष होता है, लेकिन संदर्भ और प्रसंग के अनुसार हलाहल का मतलब शराब भी होगा, और शराब पीने के बाद आपकी क्या दशा होगी आप नहीं जानेंगे। हलाहल 1946, ये हिंदी है। बंगाल का अकाल, उन्नीस 1946।
इसके आगे लिखो 1000 पंक्तियों की प्रगतिवादी लंबी कविता है। बंगाल का अकाल। एक 1000 पंक्तियों की प्रगतिवादी लंबी कविता है। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज में भी है। बंगाल का अकाल अभी कल ही मैं लिख रहा था, केदारनाथ अग्रवाल की कविता भी है, जिसमें बंगाल के अकाल कविता की ही पंक्तियां हैं कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। अकाल का सारथ केदारनाथ सिंह का है, जिस पे साहित्य अकादमी मिली है। उनको अपूर्व पे मिला है, उनको अकाल के सारस पे मिला है। तो केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल को अलग अलग रखो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। खादी के फूल 1948। इसमें लिखना है हरिवंश राय बच्चन और पंत की रचनाएं हैं। सूत की माला 1948। मिलन यामिनी 1950। निशा निमंत्रण 37 में आया, मिलन यामिनी 50 में आ रही है। 13 साल लग गए। नहीं शादी में नहीं, शादी तो एक दिन लगते हैं, तुम तो 13 साल बता रहे हो। सोपान मिलन यामिनी 1950। अब ये ना बताना पड़े कि यामिनी का मतलब रात होता है और लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। खाली यहीं तक ना याद रखो, लल्लू लाल तक भी जाओ। उन्होंने उर्दू को यामिनी अर्थात रात की भाषा, अर्थात ये समझिए कि उसे अपमानजनक शब्द में मतलब उसे अपमान बोधक उसका संबोधन किया है। रात का भाषा का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। रात की भाषा का मतलब ये है कि उसे हिंदी की अपेक्षा वो अपमान की नज़रों से देखते थे। बस केवल इतनी ज़रूरत है। आगे चलिए। प्रणय पत्रिका 1955। सोपान 53। जिस दिन डेट सुनेंगे ना उस दिन आउटडेट हो जाओगे। प्रणय पत्रिका प्रणय पत्रिका 55। धार के उधर उधर 57। धार के इधर उधर 1957। आरती और अंगारे 1958। बुद्ध और नाच घर 1958। वैसे इसका अनुवाद किया था त्रिभंगिमा 1961। चार खेमे 64 खूंटे। चार खेमे 64 खूंटे 1962।
अगली लिखिए 2 चट्टानें 1965। कुछ खास है? लिखिए, इस पर इनको 68 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कई बार जानते हो, जब लेखक इतना मशहूर हो जाता है कि पुरस्कार वाले उसे पुरस्कार देके अपना सम्मान कर लेते हैं। पुरस्कार वाले पुरस्कार देके अपना सम्मान, अपने पुरस्कार का सम्मान बढ़ा लेते हैं। यही बात हरिऔध ने गोस्वामी जी के बारे में कही, कविता करके तुलसी न लसी, कविता लसी व तुलसी की काव्य कला। कविता करके वो मशहूर नहीं हुए, उनको कविता पाकर मशहूर हो गई। यही बात कुछ बच्चन के लिए भी थी। बच्चन इतना फेमस हो गए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार देके साहित्य अकादमी ने अपने को मान बढ़ा लिया। बच्चन तो ऐसे ही फेमस हो गए थे। आगे लिखिए, बहुत दिन बीते 1967। कटी प्रतिमाओं की आवाज। उन्नीस सौ 68। हजारी प्रसाद के शिष्य नामवर सिंह थे। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले मिल गया कविता के नए प्रतिमान पर 1968 में। 68 में था कि डेट नहीं याद आ रही। उनके गुरु हजारी प्रसाद थे। उनको आलोक पर्व पे 72 में मिला। शिष्य पहले पुरस्कार ले लिया, गुरुजी को बाद में मिला। उभरते प्रतिमानों के बीच। उभरते प्रतिमानों के बीच 1969। सो अहम, ये वाला रहेगा यहाँ पे, ठीक। 3 मात्रा वाला आ रहेगा, एस। हाँ, प्लोता। सो अम कर दीजिए। ये हा रहेगा, यहाँ बिंदी रहेगी, बस। और अंतिम सबसे लिख लीजिए, जाल समेटा। इन्होंने अपना जाल समेट लिया। इसके आगे लिखिए 1973, यह इनका अंतिम काव्य संग्रह था। सो अहम की डेट नहीं मिली मुझे। एक और लिखा है हमने, विकल विश्व। हालांकि इसके ऊपर ही लिखना चाहिए था, जाल समेटा अंतिम है। विकल विश्व। तेरा हार पहला है और जाल समेटा अंतिम है। जैसे उच्छ्वास पहला, सत्यकाम आखिरी, ठीक। कुल मिला के बच्चन के 28 काव्य संग्रह हो गए। एक कम पड़ रहा है, 27 है ना, एक आध तो छूट गया होगा। अब लिखिए काव्यानुवाद। इन्होंने कई अंग्रेजी, चूंकि अब आप जानते ही होंगे कि बच्चन अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, तो जब अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजी रचनाओं का अनुवाद भी किए होंगे। तो हेडिंग डालिए काव्यानुवाद।
पहला लिखिए उमर खयाम की रुबाइयाँ। उसके आगे लिखिए बच्चन के कवि जीवन का आरंभ इसी से होता है। उमर खयाम की रुबाइयाँ, दूसरा जनगीता, डेट भी सबकी लिखते चलें, है मेरे पास सबकी डेट, कहिए तो लिखते चलें। इसकी 1935 है, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है लेकिन इसको अभी लिख लिए हैं। अच्छा रहने दीजिए, तो 1966 लिख दीजिए, सीरियल से थोड़ा सा लिखना था। अगले लिखिए मैकबेथ। आप जान रहे हैं ना शेक्सपियर का नाटक है। अच्छा, मैकबेथ से हमको याद आया, हो बड़ी जल्दी याद आया। कौन बताएगा? हैं लाली, मैकबेथ का अनुवाद रघुवीर सहाय ने किस नाम से किया? वो बहुत मशहूर हुआ था। वर्णम वन, याद है? रघुवीर सहाय ने मैकबेथ का वर्णम वन नाम से अनुवाद किया था, जो बहुत मशहूर हुआ था, और नाटक यही था। याद करिए और समय से याद करिए। याद करना ही जरूरी नहीं है, समय से याद करना जरूरी है। मैकबेथ लिखते समय ही मेरे दिमाग में रघुवीर सहाय आ गए। अगला लिखिए ओथेलो। फिर अगले लिखिए 64 रूसी कविताएं। इसके आगे लिखिए इस पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। ये जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है, ये भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम टाइप का है। तो जो लोग दोनों विचारधारा से मतलब मिलती जुलती टाइप की, दूसरे शब्द में कहिए मार्क्सवाद की टाइप की कुछ रचनाएं करते हैं, उन्हीं को ये पुरस्कार मिलता है, सोवियत लैंड। इसलिए इसका नाम रखा गया है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। आगे लिखिए मरकत द्वीप का स्वर। ये दोनों पूछी जाने लायक हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आत्मा की आंखें, ठीक, H.D. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद है, वैसे इसके आगे लिखिए ईट्स की 101 कविताओं का पद्यानुवाद है। ईट्स, हाँ, ईट्स की 101 कविताओं का पद्यानुवाद है। और बिल्कुल इसको वैसे समझिए जैसे आत्मा की आंखें। जैसे आत्मा की आंखें कई बार पूछा गया है दिनकर का, और आत्मा की आंखें इसलिए भी पूछा जाता है कि उर्वशी के कामाध्यात्म पर भी H.D. लॉरेंस का प्रभाव है, इसलिए भी वो जरूरी है। तो मरकत द्वीप के स्वर भी ईट्स की 101 कविताओं का, 101 से गीतिका में भी 101 गीत हैं। आगे लिखिए हैमलेट। उसके आगे लिखिए भाषा अपनी भाव पराए। भाषा अपनी
भाव पराये, और आखिरी में एकदम लिखना है किंग लियर। अब लिखना है पुरस्कार सम्मान। आगे देखो, आगे छूट गया तो उसके लिए सही आदमी हम हैं। ठीक, जहाँ छूट गया वहाँ बताइए, क्योंकि भाषा अपनी भाव पराये, किंग लियर आखिरी में था। ठीक, पुरस्कार सम्मान अलग से इसलिए लिखना जरूरी था कि पहला पुरस्कार ही सबसे खास पुरस्कार है। लिखिए, 10 द्वार से सोपान तक दस द्वार से सोपान तक 1991। वैसे कब आई है ये? 1969, 70, 77, 85। लेकिन पुरस्कार कब मिला है? अब आगे लिखिए, प्रथम सरस्वती सम्मान, या आप ये लिख सकते हो के बिड़ला संस्थान द्वारा दिया गया प्रथम सरस्वती सम्मान। तो उसमें एक सवाल ये भी आ जाएगा कि ये दिया कहाँ से जाता है। हाँ, चूंकि के बिड़ला सम्मान की स्थापना 91 में हुई है। ठीक, बोलें, लिखिए, सन 1991 में स्थापित, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, सन 1991 में स्थापित के बिड़ला संस्थान द्वारा के बिड़ला संस्थान द्वारा दिया जाने वाला प्रथम सरस्वती सम्मान। ये सरस्वती सम्मान तो है ही, लेकिन उसके साथ ये जरूरी है कि ये एक अलग सवाल हो गया कि प्रथम सरस्वती सम्मान। अब इसी को हम उलट के पूछना चाहें तो हिंदी में सबसे पहले किसे मिला, फिर भी यही उत्तर हो जाएंगे। आप जानते हैं कि के बिड़ला भी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक को दिया जाता है। वो कोई ज़रूरी नहीं है। और पुरस्कारों में आप ये ध्यान रखो कि इससे ज़्यादा राशि किसी में नहीं है। इसी की राशि 15 लाख है, के बिड़ला में सरस्वती की। बाकी जितने हैं सबका सम्मान राशि उस मतलब भारत में जितने हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर फिर नोबेल और बुकर पुरस्कार और बाहर वाले जो हैं ये सब मिलते हों, लेकिन भारत में जितने पुरस्कार मिलते हैं इतनी सम्मान राशि ज्ञानपीठ की भी नहीं है। संभवतः 11 लाख है, और साहित्य अकादमी की शायद 5 लाख है, भारत भारती की भी 5 लाख हो गई, अभी जल्दी बढ़ी। तो एक अपने दिमाग में जान लीजिए, सबसे अमीर पुरस्कारों में यही है, सरस्वती सम्मान। अगला लिखिए, 2 चट्टानें 1968 साहित्य अकादमी। दो चट्टानें 1968 साहित्य अकादमी। 64 रूसी कविताएं। तो आप लोग लिखे हो, हमसे कहे लिखवा रहे हो? 64 रूसी कविताएं। उसके आगे 1963 सोवियत लैंड, नेहरू। चौंसठ रूसी कविताएं, उसके आगे
सोवियत लैंड, नेहरू 1963 में था। अब आप लिखिए राज्यसभा में मनोनयन 1966। राज्यसभा में मनोनयन, लेकिन एक पुरस्कार और लिख दें तब चलें। आखिरी पुरस्कार लिखिए लोटस पुरस्कार। वो 1973। इसके आगे लिखिए अफ्रो एशियाई राइटर्स कॉन्फ्रेंस द्वारा। अफ्रो ये रचना विशेष पे नहीं मिला है। ये कुछ पुरस्कार जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं। एक हम अज्ञेय को पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हिंदी में खाली अज्ञेय को ही मिला है और किसी को मिला ही नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा है उसका। तो लोटस पुरस्कार भी उसी में से एक है कि अफ्रो एशियाई राइटर्स कॉन्फ्रेंस द्वारा। बस इतना जानते रहिए, लोटस पुरस्कार भी इनको मिला था बस। अब आते हैं तथ्यों पे। राज्यसभा 66 में पहले के अधिकांश लोग, आपको मालूम है कि कौन सा हिंदी कवि है जो दो बार राज्यसभा गया? कौन है? बस मैथिली शरण गुप्त थे 52 और पहले में थे, और 58 पहली राज्यसभा में भी मनोनीत थे, दूसरी राज्यसभा में भी मनोनीत थे। 2 बार थे। हम सवाल क्या किए? 2 बार राज्यसभा में। सवाल ऐसे ही होते हैं और बहुत सीधा सिंपल सवाल है, कुछ करना नहीं है। चलिए लिखिए, 5-6 पॉइंट है, बहुत नहीं है। बच्चन को हिंदी का वायरन तथा परराष्ट्र कवि कहते हैं। बच्चन को हिंदी का वायरन तथा परराष्ट्र कवि भी कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, बच्चन व्यक्तिवादी गीत काव्य के सर्वोच्च कवि हैं। इनको हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त, गिरधर शर्मा, कैलाश प्रसाद शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत
और हरिवंश राय बच्चन ने किया। मैथिली शरण गुप्त, गिरिधर शर्मा, कैलाश प्रसाद शर्मा, सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन ने किया। इसमें एक बड़ा अच्छा सवाल बनेगा, किसने नहीं किया। ये चीज़ आपको ये मतलब ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 3 फेमस लोग जुड़ रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त, पंत और हरिवंश राय बच्चन। अगला पॉइंट ये अवध यूनिवर्सिटी के पीएचडी में पूछ लिया था और तब से मुझे ये प्रश्न याद हो गया है। बच्चन विदेश सेवा विभाग में सन 1955 में डेट पूछा था। बच्चन विदेश सेवा विभाग में सन 1955 में हिंदी विशेषज्ञ नियुक्त हुए थे। अगला पॉइंट, मधु काव्य के अंतर्गत मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश आते हैं। अगला पॉइंट, बच्चन छायावाद और जनता के बीच के कवि हैं। ये कथन है, बच्चन छायावाद और जनता के बीच के कवि हैं। शांति प्रिय द्विवेदी। अंतिम पॉइंट लिखिए, बच्चन रचनावली के संपादक अजित कुमार हैं। सफरी झोले वाले। बच्चन रचनावली के संपादक अजित कुमार हैं। पंक्तियाँ, पहली पंक्ति जो हम लोग लिख रहे हैं वो या तो हाई स्कूल में है या तो इंटर में। और मुझे याद आ रहा है कि हायर में मुझसे पूछा गया था। और उस समय इन्हीं से मिलती जुलती पंक्ति महादेवी की है और इनकी है, तो दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। उनकी भी एक लाइन है, आगे वाली नहीं याद आ रही, पीछे वाली है ना, कि आज चाहे अचल हिमगिर के हृदय में कंप होले, जाग तुझको दूर जाना। उनकी लाइन, उनकी कविता का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना, और इनका है कि पूर्व चलने से बटोही पाथ की पहचान कर ले। तो पहली लाइन हमको यही लिखना है, लिखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये भी एक तरह से आवाहन गीत, जागरण गीत है। डैश करके हमको ये जरूरी अगला पॉइंट लिखना है, सतरंगिनी से है ये।
हाँ, ये पहली पंक्ति। अगली पंक्ति लिखिए, जो बीत गई सो बात गई। ये आप लोगों को काम की पंक्ति है ये वाली। कल रामानंद बहुत दुखी थे कि हमारा 6 प्रश्न भरने में गलत हो गया। तो रामानंद अकेले नहीं, बहुत सारे लोग दुखी रहे होंगे कि मेरा भरने में 2 सही गलत हो गया, 3 गलत हो गया। तो जो बीत गई वो बात गई। अगले संडे के लिए कमर कसिए, और अगले संडे के लिए कमर ये कसिए कि हमको क्वेश्चन नहीं सही करना है, हमको भरने में नहीं गलत करना है। हाँ, कसम खा लीजिए कि हमको क्वेश्चन नहीं सही करना है। जो नहीं आ रहा है उस पर हमको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जो आ रहा है उससे हाथ से नहीं जाने देना है। और अगर हाथ से जा भी रहा है तो उसकी संख्या 1 हो, 2 हो, ना कि 4, 5, 6 हो। अगर हर संडे आप अपना एक प्रश्न नहीं घटा पा रहे हो तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो भरने वाला। ये ध्यान रखो कि हर संडे अगर आप अपना एक प्रश्न नहीं घटा पाए, कि पिछले में भी 6 गलत था भरने में और इस बार भी 6 रहा, तो कहीं ना कहीं आप असफल हुए अपने काम में। हमको रैंकिंग में नहीं आना है, बस हम सच्चाई ये है कि इतनी मेहनत आप लोग किए हैं कि बस सही से भर ले जाएं तो परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बस सही से रंग और भर ले जाएं। इस बार हमको लगता है कि एक अलग से लिस्ट बनवाई जाए कि किसका भरने में कितना गलत हुआ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगली बार वो लिस्ट यहाँ दिखाई जाए कि भरने में कितना कम हुआ, कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। ये मतलब पूरा 100 का 100% टेस्ट का उद्देश्य हम लोगों के इस समय यही है कि आपका भरने में गलत ना हो। उसकी वजह से पढ़ते हैं वो तो अलग चीज़ हो गई। आप पढ़ते पहले भी थे, लेकिन नई चीज़ क्या है कि हम लोग भरना सीख रहे हैं। इस पॉइंट पे हम लोगों को और ध्यान देने की ज़रूरत है जितना अब तक दे रहे हैं। अगली लिखिए, जो बीत गई सो बात गई। उसी की अगली लाइन है, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ मतलब राजीव, आदमी के नीड़ को मतलब, अरे घोंसला पक्षी के लिए होगा ना। नीड़ का निर्माण फिर, अर्थात जब उनकी पत्नी मृत्यु हो गई तो उनको अपने घोंसले का निर्माण फिर से करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने लिखा 10 मतलब क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर। तो वही पंक्तियां हैं।